हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है। इसमें आपको बताने वाले हैं 2024 में जेक बोर्ड के द्वारा 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में कौन कौन सा सवाल पूछा गया है, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि जेक बोर्ड के द्वारा जो पूछा वही सवाल आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देखने में 2 नंबर वाला सवाल को देखने वाले हैं। ये हमारा जो भी है 2 नंबर वाला सवाल है। ठीक है, 2 मार्क्स वाला हमारा सवाल होने वाला है। क्या क्या सवाल होने वाला है देखिए। सबसे पहला सवाल हमारा 2024 में पूछा था, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत है। तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या हो जाएगा, धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा और साहित्य हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख, सिक्के और स्मारक मिलेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण। ये हमारा क्या बोला, स्रोत बोला है प्राचीन भारतीय इतिहास का। ठीक है, उसका दूसरा सवाल क्या आया था हमारा क्वेश्चन, तो दूसरा सवाल आया था, भारत के कौन कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे। आप देख लीजिएगा, सभी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मिला के भी देख लीजिएगा। ठीक है, पंजाब और बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में तीसरा क्या बोल रहा है, अकबर का जन्म कब और कहाँ पे हुआ। तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, सिंध वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सगुन भक्ति क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सगुन भक्ति ईश्वर के साकार रूप, क्या बोल रहा है, ईश्वर का साकार रूप, जिसे राम कृष्ण की आराधना, जिसमें भक्त भगवान को एक विशिष्ट रूप, गुण और विशेषताओं के साथ पूजता है या पूजा करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, पहाड़ियाँ कौन थे। तो याद रखिएगा, पहाड़ियाँ लोग वे समुदाय थे, वे ग्रुप थे जो मुख्य रूप में राजमहल की पहाड़ियों, वर्तमान झारखंड के आसपास रहते थे, जिनका जीवन जंगल और झूम खेती पर आधारित था। इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा, सवाल आपको लिख देना। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सिपाही विद्रोह से जुड़े 2 प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम लिखिए। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई पहला हो जाएगा, दूसरा बेगम हजरत महल हो जाएगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहाँ पर बिछाए गए। तो ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने तक बिछाया गया था। ठीक है, तो जितना भी सवाल बताया ये हमारा 2 नंबर वाला सवाल था। अब हम लोग देखने वाले हैं 3 नंबर वाला सवाल। देखिए हमारा 3 नंबर वाला सवाल होने वाला है, 3 नंबर। और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 से स्टार्ट है। ठीक है, 1 से लिए, क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, जो इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश जो बॉन्ड प्रणाली जो है, ईंटों की चिनाई के, क्या बोल रहा है, ईंटों की चिनाई का एक विशेष व्यवस्था है, जिसका उपयोग मजबूत और टिकाऊ दीवार बनाने के लिए किया जाता है। क्या बोल रहा है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसका उपयोग मजबूत और टिकाऊ जो टिकाऊ हो दीवार बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में ईंटों की जो परतों हो, कोर्स को वैकल्पिक रूप से स्ट्रेचर लंबी भुजा और हेडर छोटी भुजा के रूप में रखा जाता है। एक कोर्स में केवल हेडर होते हैं और अगली कोर्स में केवल स्ट्रेचर होते हैं। उसके बाद लिखेंगे, यह व्यवस्था चिनाई में मजबूत इंटरकॉलिंग प्रदान करती है, जिससे दीवार को बेहतर स्थिरता और भार वहन क्षमता मिलती है। यह निर्माण में सबसे मजबूत और आम बॉन्डिंग पैटर्न से बना होता है। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल बोल रहा है, भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण का क्या है। तो लिखेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण में इसका बहुत लंबा और विस्तृत होना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बहुत लंबा है और विस्तृत है, बहुत ज़्यादा है। वकीलों का स्वर्ग कहा जाना ये और इसकी कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण शामिल है। संविधान की लंबाई और जटिलता आम आदमी के लिए इसे समझना बहुत ही मुश्किल बना देता है, क्योंकि संविधान की जो बहुत लंबा और जटिल भी है। इसमें कई विस्तृत प्रावधान भी है, जिससे इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। किसको बोलते हैं, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि कानूनी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा संशोधन प्रक्रिया कुछ मामलों में कठोर होते हैं, जबकि कुछ मामलों में लचीला होते हैं, जिससे कभी कभी असंतुलन पैदा होता है। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, भक्ति आंदोलन के बारे में बताइए। तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य जो है ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति
व्यक्तिगत भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना था। नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग देखते हैं, इसमें जाति व्यवस्था, कर्मकांड और मूर्ति पूजा की आलोचना की और सभी सामाजिक वर्गों के बीच समानता पर जोर दिया। ठीक है, उसका नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, आंदोलन ने कबीर, नानक, चैतन्य, मीराबाई और तुलसीदास जैसे संतों और कवियों को जन्म दिया, जिन्होंने स्थानीय भाषाओं में भक्ति गीतों और उपदेशों के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसने हिंदू धर्म के भीतर एक महत्वपूर्ण सुधार किया और भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है काला शहर और गोरा शहर में क्या अंतर है। देखिए, काला शहर और गोरा शहर औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश भारत के शहरों में नस्लीय आधार पर अलग अलग आवासीय क्षेत्रों को संदर्भित करते थे। गोरा शहर क्या है, तो गोरा शहर देखिए यह वह क्षेत्र था जहां ब्रिटिश प्रशासक, व्यापारी और सैनिक रहते थे। ठीक है, यह क्षेत्र आमतौर पर बेहतर नियोजित होते थे, स्वच्छ और आधुनिक में साफ सुथरा होते थे, पक्की सड़क होता था, बिजली और बेहतर स्वच्छता होती थी, ये सब सुसज्जित था, उन्हें सब चीज़ बेस्ट था। आगे देखते हैं, अगर काला शहर देखिएगा तो वह क्षेत्र था जहां स्थानीय भारतीय आबादी रहती थी। ये क्षेत्र अक्सर भीड़-भाड़ वाला, मैंने ज़्यादा लोग वहाँ रहता था, कम स्वच्छता में उतना अच्छा साफ सुथरा भी नहीं रहता था, बुनियादी सुविधा की भी कमी था। ठीक है, जो औपनिवेशिक भेदभाव और अलगाव को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया है। ध्यान रखिएगा, रोलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 को, जो 10 में आप भी पढ़े होंगे। उसको काला कानून कहा जाता है क्योंकि इसे ब्रिटिश सरकार को अत्यधिक शक्तियां दी और भारतीयों के मूल नागरिकों के अधिकारों का हनन किया गया। इस कानून ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा के अनिश्चित काल तक जेल में रखने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद लिखेंगे, इसने पुलिस को बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार लेने का अधिकार करने का अधिकार भी दे दिया था। यह न अपील, न दलील, न वकील के सिद्धांत पर आधारित था, जिसे कानूनी उपचार के अधिकार को समाप्त कर दिया। इस दमनकारी प्रकृति के कारण महात्मा गांधी और अन्य भारतीय नेताओं को इसका कड़ा विरोध किया, इसे काला कानून के नाम दिया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हड़प नीति क्या है। तो लिखेंगे, हड़प नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनाई गई एक विलय नीति था। इस नीति के तहत यदि किसी भारतीय रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है तो इसकी रियासत को कंपनी के शासन में मिला लिया जाता था। इसे भारतीय शासकों द्वारा दत्तक पुत्रों को वारिस के नाम से स्वीकार करने के सदियों पुराने अधिकार को समाप्त कर दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर और उदयपुर जैसे कई राज्यों में इस नीति का उपयोग करके ब्रिटिश साम्राज्य को मिला दिया गया। इस नीति ने 1857 में भारतीय विद्रोह के प्रमुख कारणों का एक रूप कार्य किया। नेक्स्ट सवाल देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो लिखेंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। यह बिहार के चंपारण जिले में ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों पर थोपी गई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीन कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। तीन कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वां हिस्सा नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, गांधी जी ने किसानों को दुर्दशा को उजागर करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध किया और सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसे अंततः सरकार का इस दमनकारी प्रणाली को समाप्त करने के लिए मजबूर करना पड़ा। इस आंदोलन ने गांधी जी को भारत में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1857 के क्रांति में धार्मिक कारणों की चर्चा करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, 1857 के विद्रोह में धार्मिक कारणों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारतीयों ने उत्पन्न धार्मिक भय और असंतोष किया। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन के प्रयास और भारतीय धर्मों का आलोचना ने लोगों को धार्मिक भावनाओं को आहत किया। दूसरा लिखेंगे, विरासत कानून में बदलाव, जिसने कई ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पैतृक संपत्ति का वारिस बनने की अनुमति दी, एक धार्मिक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। ठीक है, सबसे तत्कालीन कारक नई एनफील्ड राइफलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों की अफवाह थी, जिसके बारे में माना जाता था कि उसका गाय और सूअर की चर्बी लगा हुआ था उसमें, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों का धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। तो इतना हम लोग बताएं, 2 नंबर और 3 नंबर वाला आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद जो हम लोग वीडियो बनाएंगे 2024 वाला, जो 5 नंबर वाला वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।